नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, है ना। चले एक एक करके हम देखते हैं, है ना। चले तो हम पढ़ने वाले हैं HNO3, है ना। ये जो HNO3 है इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड। या फिर इसका एक और नाम है, इसको एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्वा फोर्टिस। चलो तो ध्यान रखना HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। और एक और नाम क्या है इसका? एक्वा फोर्टिस। इस नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अब हम इसको बनाने की विधियां देखते हैं। तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए तो यहां पर H2SO4 ले लिया, प्लस आप ले सकते हो यहां पर NaNO3, या फिर इसकी जगह पर आप KNO3 भी ले सकते हो, है ना। तो यहां पर ये बन जाएगा NaHSO3, सॉरी NaHSO4, प्लस साथ में बनेगा HNO3, है ना। तो ये अपना बन गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, है ना। तो यहां पर गर्म करते हैं इनको, और ये H2SO4 कैसा होता है? कंसंट्रेट। H2SO4 कैसा होता है? कंसंट्रेट। चलो पढ़ो। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटार्ट, है ना। ये कांच का रिटार्ट होता, कांच का बना हुआ होता है ना। चलो, कांच के रिटार्ट में सांद्र H2SO4 तथा NaNO3 अथवा KNO3 को गर्म करके प्राप्त किया जाता है ना। तो ध्यान रखना, ये प्रयोगशाला में बनाने वाली विधि है ना। कांच के रिटार्ट, है ना, इसी को भबका क्या बोलते हैं? भबका। सांद्र H2SO4 तथा NaNO3 अथवा अपन क्या ले सकते हैं? KNO3 को गर्म करके प्राप्त किया जाता है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। चलो अगला देखते हैं। अगला HNO3 को व्यापक स्तर पर, व्यापक मतलब ज्यादा मात्रा में, या फिर अपन यूं बोल सकते हैं कि औद्योगिक लेवल पर, है ना। तो व्यापक स्तर पर इसे बनाने के लिए ऑस्टवाल्ड प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है? ऑस्टवाल्ड, है ना। तो इस प्रक्रिया में जो अमोनिया होती है उसका वायु की ऑक्सीकरण के वायु की जो ऑक्सीजन होती है उसके द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीकरण है वो उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है ना। उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर उत्प्रेरक लिया गया है। क्या लिया गया है? उत्प्रेरक। चलो इधर देखो, जैसे NH3 ये गैस होती है, प्लस O2। तो ये O2 कहां से आ रही है? एयर। एयर, या फिर आप न्यू बोल दो वायुमंडल, है ना। एयर। तो ये भी क्या होती है? गैस। तो यहां पर बन जाएगा NO, प्लस साथ में बनेगा H2O। तो ये भी गैस और ये भी गैस होता है ना। दोनों ही गैस है। चलो अगला अब ये जो NO है इसका आगे ऑक्सीकरण होता है। NO का क्या होता है? ऑक्सीकरण। चलो देखो,
तो NO प्लस O2, तो यहां पर बन जाएगा NO2। NO2 गैस बन गई। अब ये जो NO2 गैस है इसमें पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसमें? पानी। चलो, तो NO2 प्लस H2O, ये हमने पानी मिलाया। तो अब ये क्या रहेगा ये जो NO2 है ये H2O में घुल जाएगा और घुलकर क्या देगा? HNO3। तो ये घुलकर देगा HNO3, ये एक्वस। और साथ में यहां पर NO गैस भी बन जाती है ना। तो ये जो NO बन रही है इसका तो वापस पुनः चक्रीकरण हो जाता है ना, उपयोग हो जाता है। चलो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर इस वाले चरण में कैटेलिस्ट भी लिया जाता है। तो कैटेलिस्ट PT ऑब्लिक RH गाज कैटेलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको? गाज, गाज कैटेलिस्ट, गाज कैटेलिस्ट। चलो समझ जाना क्या लेते हैं यहां पर, गाज कैटेलिस्ट ऊपर लिख लेते हैं अपन। चलो, और यहां पर आप टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर लेते हैं 500 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 9 बार। प्रेशर कितना लेते हैं? 9 बार, है ना। चलो, तो पढ़ लो ये एक बार जो लिखा हुआ है पूरा। चलो, व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये प्रक्रम का नाम हमको याद रखना, क्या नाम है? ऑस्टवाल्ड प्रक्रम, है ना। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण पर आधारित है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण, है ना। अगला, अब यहां पर क्या बना? NO। अब ये जो NO है इसका आगे और भी ऑक्सीकरण होगा, है ना। इस प्रकार निर्मित नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर NO2 देती है ना। तो यहां पर आप देखो NO का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। तो आगे आप देखो NO से क्या बन गया? NO2। अब इसमें क्या मिलाते? पानी। तो जो NO2 है वो पानी में घुलती है और घुलकर क्या बना लेती है? HNO3। निर्मित नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड पानी में घुलकर HNO3 देती है ना। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान रखना मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जो NO बन रहा है लास्ट में क्या बन रहा है? NO। जैसे यहां पर देखो HNO3 और साथ में क्या बन रहा है? NO। तो ये जो NO है इसका तो वापस उपयोग हो जाता है ना। तो निर्मित NO पुनः चक्रित की जाती है ना। और ये जो जली HNO3 है इसका हम आसवन द्वारा यदि सांद्रण करवाते हैं
तो हम इसे लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित कर सकते हैं, है ना। और जब हम इसे सांद्र H2SO4 के द्वारा सांद्रित करते हैं तो ये 98% तक सांद्रित हो जाता है ना। चलो पढ़ो। निर्मित NO पुनः चक्रित की जाती है ना, या फिर यूं बोल दो कि NO का वापस उपयोग हो जाता। जली HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है ना। तो ध्यान रखना, जो जली HNO3 है इसको आसवन द्वारा हम लगभग कितना सांद्रित कर सकते हैं, 68% द्रव्यमान तक, है ना। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो यदि हम सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण करवाते हैं तो इसको कितना सांद्रित कर सकते हैं हम, 98% तक इसे सांद्रित कर सकते हैं, है ना। अगला, ये एक रंगहीन द्रव होता है। क्या है ये? एक रंगहीन द्रव। चलो अब आगे सुनो। यदि हम इसके जली विलयन की बात करें तो इसका जो जली विलयन है वो प्रबल अम्ल होता है। कैसा होता है? प्रबल अम्ल, है ना, या प्रबल अम्ली बोल दो, है ना। अब इसका कारण यदि अपन देखें तो आप देखो, HNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड होता है। चलो अब यहां पर क्या होगा भाई, ये क्या है? एसिड। तो ये क्या काम करेगा? H पॉजिटिव H2O को देगा, है ना। तो ये जो H पॉजिटिव है ये आ जाएगा इसके पास, है ना। ये एसिड है ना, एसिड। तो इधर ये बन जाएगा NO3 माइनस, और ये एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव, है ना। तो इसको हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो पढ़ो एक बार। जली विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है ना। तो ध्यान रखना है जली विलयन में प्रबल अम्ल है ना। चलो तो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, है ना। चलो अगला देखो। चलिए अब एक एक करके हम सारा देखते जाते हैं। अब देखो, ये जो HNO3 होता है ये दो टाइप का होता है, सांद्र और तनु, है ना। तो पहले हम सांद्र के बारे में देख लेते हैं ना। तो जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है ये प्रबल आक्सीकारक होता है। ध्यान रखना आपको, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल आक्सीकारक होता है ना। और सोना और प्लेटिनम को यदि हम छोड़ दें, क्योंकि सोना और प्लेटिनम होते हैं अक्रिय धातु। सोना और प्लेटिनम दोनों क्या है? अक्रिय धातु। तो इन दोनों को यदि हम छोड़ दें तो ये अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना। चलो देखो कुछ रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे मान लो
हमने कॉपर लिया, कॉपर की अभिक्रिया HNO3 HNO3 और ये हम ले लेते हैं अभी डाइल्यूट। कैसा लिया अभी हमने इसे? डाइल्यूट, है ना। तो ये यहां पर CuNO3 का होल्टवाइज प्लस CuNO3 का होल्टवाइज बनेगा, साथ में NO बनेगा प्लस H2O, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, कॉपर लिया और ये जो HNO3 है ये अब हम ले लेते हैं कंसंट्रेट। कैसा ले लेते हैं अब ये? कंसंट्रेट। तो जब आप इसे कंसंट्रेट लेते हो तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल्टवाइज प्लस यहां पर बनेगा NO2 प्लस H2O, है ना। तो यहां पर आप देखो तो यदि हम इसकी बात करें तो देखो ये दोनों यहाँ पर, इसमें भी वही बन रहा और इसमें भी वही सेम है। इसी प्रकार जल आप देखो इसमें भी बन रहा है इसमें भी बन रहा है, पर इसमें आप देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? NO। यहाँ पर क्या बन रहा है? NO। और यहाँ पर क्या बन रहा है? NO2, है ना। तो ये क्वेश्चन पॉइंट बन जाता है इसमें। चलो अगला देखो अगला हम इसी प्रकार से जिंक की अभिक्रिया देखते हैं, है ना। चलो देखो जैसे हमने जिंक लिया प्लस साथ में लिया HNO3, तो HNO3 हमने लिया डाइल्यूट। चलो तो अब ये ZnNO3 का होल्ट वाइज प्लस साथ में बनेगा N2O प्लस H2O बन जाएगा, है ना। देखो रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, इनका कोई विशेष तरीका नहीं होता है कि भाई ये एक फॉर्मूला है आप इसमें फिट करो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको देखो हर रिएक्शन को जिस रिएक्शन में जो बन रहा है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई इनको बनाने का विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से जान लेना, है ना। आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं होता है, ढेर सारी रिएक्शन है ना। भाई यदि कोई तरीका होता तो इतनी सारी रिएक्शन लिखने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो आपको हर रिएक्शन को याद ही रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो यदि हम Zn प्लस और अब हम ले लेते हैं HNO3 और ये हमने ले लिया कंसंट्रेट। कैसा लिया ये हमने? कंसंट्रेट। तो अब ये ZnNO3 का होल्ट वाइज प्लस NO2 प्लस H2O। तो यहां पर आप देखो यहां भी आप देखो ये वाला दोनों में बन रहा है, इसी प्रकार जल भी दोनों में, पर यहां पर आप देखो क्या बन रहा है? N2O और यहां पर क्या बन रहा है? NO2। चलो नोट करो ये रिएक्शन।
चलो कर लिया नोट ये, आगे देखो। अब आप ध्यान रखना कि भाई कुछ धातुएं ऐसी होती है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती, जैसे क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती। अब कारण ये है कि भाई ये जो धातु होती है इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? पतली परत। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो क्रोमियम होता है, एल्यूमिनियम, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय क्यों नहीं होता है? तो आपको क्या बताना है कि भाई ये जो धातु है इनकी सतह पर क्या बनी होती? ऑक्साइड की पतली परत, है ना, जो क्या काम करती? सुरक्षा का, इनको घुलने नहीं देगी, है ना। चलो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती क्योंकि धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है ना। ध्यान रखना, धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है ना। और ये परत कैसी होती? अक्री, पतली अक्री परत बन जाती है। अक्री मतलब क्रिया नहीं करती, है ना, जो क्रिया नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अक्री बोलेंगे। चलो अब आगे सुनो। अब यदि हम आ धातुओं की बात करें तो भाई जो सांद्र HNO3 होता है वो आ धातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, उनके यौगिकों के साथ भी अभिक्रिया करता है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सांद्र HNO3 है वो धातुओं को और उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीकृत। चलो देखो इधर, जैसे आपने लिया I2, है ना, और HNO3, और ये कैसा लिया आपने? सांद्र। HNO3 कैसा लिया? सांद्र। तो ये यहां पर बन जाएगा HiO3। क्या बन जाएगा? HiO3 प्लस साथ में बनेगा NO2 प्लस H2O बन जाएगा। अगला देखो, अगला अगला कार्बन लिया हमने और सांद्र HNO3, तो यहां पर बन जाएगा CO2 प्लस NO2 प्लस H2O, है ना। अगला सल्फर ले लेते हैं, S8 प्लस HNO3, तो यहां पर ये बन जाएगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O बन जाएगा। अगला फास्फोरस ले लो, तो यहां पर ये बन जाएगा H3PO4 प्लस H3PO4 प्लस साथ में NO2 प्लस H2O। तो आप देखो ये चीजें कॉमन है, सभी में जल बन रहा, सभी में NO2 बन रहा है ना, पर ये आप देखो ये अलग है। चलो पढ़ लो थोड़ा सा जो लिखा हुआ है।
सांद्र HNO3 आधातुओं एवं उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है, या फिर यूं बोल दो उनके यौगिकों के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है ना भाई, ये भी अभिक्रिया ही तो है एक प्रकार की। आयोडीन आयोडिक अम्ल है ना, ये इसे बोलते हैं आयोडिक अम्ल है ना। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 बन रहा। सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तथा फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 को क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल है ना। चलो तो ये मार्क कर देता हूं मैं, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं है ना। चलो नोट करो ये रिएक्शन एक बार जल्दी से। चलो कर लिया नोट। तो अगला हम देखेंगे अगला हम देखने वाले हैं ब्राउन रिंग टेस्ट है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं भूरी वाले परीक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं, भूरी वाले परीक्षण। देखो होता क्या है ये जो भूरी वाले परीक्षण है ये जली विलयन में NO3- का पता लगाने के लिए किया जाता है कि भाई जो जली विलयन है इसमें NO3- है या नहीं है ना। चलो देखो करते कैसे भाई, पहले जो NO3- का जली विलयन है एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसमें मिलाते हैं FeSO4। क्या मिलाते हैं, FeSO4। इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फिर इसके बाद इसमें यदि हम देखें तो बूंद बूंद करके मिलाया जाता है H2SO4। क्या मिलाया जाता है, H2SO4। तो भाई होता क्या है H2SO4 और विलियन के बीच में यदि हम देखें तो ब्राउन कलर की रिंग बनती है। किस कलर की रिंग बनती है, ब्राउन। चलो इधर समझो, चलो अपन ऐसे बना लेते हैं ना। ये हमने बना ली एक टेस्ट ट्यूब, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, परख नली। हिंदी में क्या बोलते हैं, परख नली है ना। टेस्ट ट्यूब। चलो अब इसमें होता क्या है, जैसे भाई नीचे वाला जो भाग है इसमें तो क्या आ जाता है H2SO4। क्या आ जाता है इसमें, H2SO4।
और ऊपर हम बना लेते हैं विलियन, है ना। यार इसमें ब्राउन कलर का कुछ ठीक ठाक है नहीं। चलो ये वाला अपन बना लेते हैं समझने के लिए। चलो तो ये जो नीचे है नीचे क्या है, H2SO4। तो नीचे है H2SO4 और ऊपर ये है सॉल्यूशन, है ना। क्या है, सॉल्यूशन। और दोनों के बीच में आप देखो ये दिख रही है ब्राउन रिंग। किस कलर की रिंग दिख रही है, ब्राउन, है ना। ब्राउन रिंग, है ना। चलो तो अब इसमें अपन जो केमिकल रिएक्शन है वो और अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, NO3 माइनस, ये क्या है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन प्लस 3Fe प्लस 2 प्लस 4H पॉजिटिव, है ना। तो ये इधर NO प्लस Fe प्लस 3 और साथ में बन जाएगा 2H2O, है ना। तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। चलो अब आगे क्या होता है, चलो देखो आगे। तो FeH2O का होल 6 प्लस 2, है ना। तो ये रिएक्ट कर लेगा ये NO। तो अब यहां पर क्या होगा, हम नीचे लिख लेते हैं ना, FeH2O का होल 5, एक H2O बाहर निकल आता है ना। और एक NO चला जाता है अंदर, है ना। और ये प्लस 2, है ना, प्लस H2O, है ना। चलो
नोट करो पहले से। कर लिया नोट? चलो, प्लस H2O है ना। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स का रंग होता है भूरा, ब्राउन। ब्राउन है ना। तो यहां पर ये जो ब्राउन रिंग दिख रही है अपने को, ब्राउन रिंग, इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण ही वो रिंग दिखती है ना। चलो, नोट करो पहले से। कर लिया नोट? चलो, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में जो लिख रखा मैंने। नाइट्रेट्स के लिए सुपरिचित भूरी वाले परीक्षण Fe+2 आयनों की नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो Fe+2 से अभिक्रिया कर भूरे रंग का संकुल बनाता है ना। तो ये सुपरिचित से मतलब है फेमस, है ना। नाइट्रेट्स, भूरी वाले परीक्षण, नाइट्रेट्स को काय में अपचयित कर देते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। और फिर जो Fe+2 है उससे अभिक्रिया करता है और भूरे रंग का क्या बन जाता है? संकुल। आगे देखो, यह परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जली विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने के पश्चात सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर किया जाता है ना। चलो, ये मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रेट आयन युक्त जली विलयन, है ना। इसमें क्या मिलाते हैं? तनु फेरस सल्फेट। फिर इसके बाद इसमें क्या मिलाते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं ना। और ये परख नली की दीवार के सहारे मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, है ना। आगे सुनो, विलियन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अंतरापृष्ठ पर एक भूरी वलय का बनना विलियन में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति का संकेत है ना। क्या बोल रहा? विलियन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अंतरापृष्ठ पर एक भूरी वलय का बनना कौन से आयन की उपस्थिति को दर्शाता है? ये नाइट्रेट, है ना। भाई, भूरी वलय बन रही है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि विलियन में नाइट्रेट आयन है। यदि भूरी वलय नहीं बन रही है, तो भूरी वलय कब बनेगी? जब विलियन में नाइट्रेट आयन होगा। यदि नाइट्रेट आयन नहीं है तो नहीं बनेगा, है ना। चलो, ये देखो, अंतरापृष्ठ से मतलब ये है, आप देखो नीचे क्या H2SO4 और ऊपर क्या? सॉल्यूशन। तो इनके बीच में आप देखो ये ब्राउन रिंग बन रही है ना। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है, इनको नोट करो पहले। चलो, तो ये अपना ब्राउन रिंग टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, इस पे बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं, है ना।